नमस्कार दोस्तों। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के गुरुकुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, मेरी जो पढ़ाई लिखाई वो हिसार में हुई है और जब से हमने होश संभाला है एक नाम हमेशा सुनते आए हैं, कामरेड इंद्रजीत सिंह का। और आज बड़ा अच्छा दिन है कि आज मैं कामरेड इंद्रजीत सिंह जी की ज़िंदगी में झांकने के लिए उनके घर पे बैठा हूँ, वो भी रोहतक में। ये मेरे शहर में गए थे पढ़ने और मैं इनके शहर में आया हूँ रोजी रोटी की तलाश में। कामरेड साहब, आपका गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कामरेड साहब, अभी कितने साल के हो गए हो आप? मैं मार्च में 72 का हो जाऊंगा। 72 के हो जाओगे और करीबन 50 साल आपको हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हो गए, है ना? हाँ, मतलब हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं कह सकते, परंतु एक राजनीतिक जागरूकता की शुरुआत 50 साल पहले हुई, मैं ये कह सकता हूँ 1972 में हुई। और आपका जन्म यही? मैं ये भंबेवा गांव झज्जर जिले का रोहतक की तरफ आखिरी गांव है। अच्छा, तो भंबेवा में जन्म हुआ मेरा। पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे पिताजी फौज में थे, पेंशन आ गए थे। अच्छा, देश आजाद होने से 1 साल बाद में। माँ तो घर में ही रहती थी। अच्छा, तो फिर आप हिसार कैसे पहुंचे? हिसार कई बार तो संयोग ऐसा होता है, मतलब कोई बहुत योजनाबद्ध ढंग से ऐसा नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना है। मेडिकल की भी पढ़ाई की थी। अच्छा, लेकिन जाट स्कूल में पढ़ते हुए कृषि भी एक सब्जेक्ट हमारा था यहाँ। और साइंस तो थी, 9वीं क्लास से साइंस पढ़ने का मौका मिला। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दाखिलों की जब अधिसूचना अखबारों में पड़ी तो और एक आध जगह जैसे अप्लाई करते थे। अब गांव में उतनी एक्सपोजर भी नहीं होती थी कि भाई पहले से ही टारगेट बना के रखे कि कहाँ जाना है। तो परिस्थितियां ले जाते हैं कई बार अपने हिसाब से। तो वहाँ अप्लाई किया, वहाँ एडमिशन हो गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो वो जरूर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जिंदगी का। क्या पता और कहीं दाखला लेते तो किसी दूसरी लाइन पे भी चल सकते थे, क्योंकि एचयू तो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र था। हाँ, गतिविधियों का केंद्र बना रहा बाद के भी कई वर्षों तक, ये कह सकते हैं। परंतु एचयू अस्तित्व में 1 साल ही ही आई हमारे जाने से। अच्छा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस थे। तो कोई हमें मिलते हैं, अगर जैसे प्रोफेसर जगमोहन है भगत सिंह के भांजे, तो फंक्शन में आंदोलनों में मिल जाते हैं। अच्छा, तो मैं उनको कहता हूँ आप मेरी मौसी के बेटे हैं। बोले कैसे? मैंने कहा आप पीएयू में पढ़े और वहीं आपने पढ़ाई की और हम एचयू में। तो उस समय एक मैं एएल फ्लेचर पे मैंने वीडियो बनाया था सर पे, तो काफी लोगों ने वो पसंद किया, एचयू से जुड़े हुए लोगों ने। तो उस आपके समय तो वीसी थे वो? हाँ, वह जब हम गए वही वाइस चांसलर थे और बहुत ही उच्च कोटि के वो प्रशासक थे। चीफ सेक्रेटरी ज्वाइंट पंजाब में रहे हुए, आईसीएस ऑफिसर थे जी, आईसीएस। और बाद में हमने सुना कि बंसीलाल पूछ रहे थे कि इसको वाइस चांसलर लगाएं, नई यूनिवर्सिटी बन रही है। तो किसी ने सजेस्ट किया होगा कि अगर मान जाए तो आप उनसे पूछ लें। तो ऐसा सुनने में वो उनके घर गए, हाँ, और ये ऑफर दी उनको और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं चलो मान तो जाऊंगा, आप आए हैं मेरे पास, इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बोले क्या शर्त है? वो बोले मैं राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहता यूनिवर्सिटी में। और वो बोले मंजूर है मुझे, कभी ऐसा अवसर नहीं आएगा। और वो उस तरीके से लगे, वो पूरा एक विजन निश्चित तौर पर उनका था। चाहे हमारी छात्र आंदोलन के दौरान टकराहट भी रही होगी, जो कि हो ही जाती है किसी न किसी वजह से, एक सिस्टम में भी फॉल्ट होते हैं।
बट वो लड़ाई उन्हीं से हो जाती है जो उस टाइम पे मौके के मतलब अधिकारी होते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक विजन जो है उस दौर में उभरा जब मतलब हमें देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होने की जरूरत थी, और उसमें हरित क्रांति के तुरंत दौर का ही ये मौका था। तो उन्होंने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में बल्कि रिक्रूटमेंट्स भी और जो रिसर्च का पूरा फाउंडेशन है वो भी स्थापित करने में बहुत ही अहम रोल अदा किया, बुनियाद रखने में। अच्छा कामत साहब, उस दौर में पंजाब और हरियाणा के बच्चों का झगड़ा हुआ था जी, वो क्या मसला था? वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था असल में। दो प्रांतों का लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर डिवीजन होना कोई बड़ी बात नहीं है। आंध्रा का भी हुआ था, उधर केरला वगैरह आंध्रा चलता है, भारत में तो सारी चीजें हैं बाद में ही हुए 1956 में। हमारा 66 तक चला। तो क्योंकि पीएयू का कैंपस था तो वो जो कड़वाहट पैदा हुई वो बच्चों में भी हो गई। चंडीगढ़ को लेके, कोई किसी चीज को लेके, उसमें एक क्षेत्रीय भावनाएं जो है वो हिंसक रूप भी ले रही थी। और हमारे मतलब हरियाणा के बच्चे पीएयू में थे और पंजाब के बच्चे एचएयू में भी थे। उनके बीच में वो जो है झगड़ा और टकराहट हुई जो हिंसक भी रूप ले गया, और मुकदमे बने, चोटें वोटें भी आई। जो हम जब वहाँ गए तो उसका जो प्रभाव है वो तब तक था जो हमारे सीनियर्स ने हमें बताया, और देर तक रहा। बाद में जाके खैर मतलब चीजों में सुधार हुआ और दूसरे बड़े सवाल सामने आ गए रोजगार के और के, तो वो पृष्ठभूमि में चली गई भावना। कामत साहब, आप जैसे एचयू गए तो पढ़ नहीं हो गए जी, राजनीति या स्टूडेंट इलेक्शन वगैरह इनसे तो कोई आपका मतलब नहीं रहा होगा उसमें, तो नीयत तो यही थी पढ़ लिख के कोई नौकरी वोकरी करा। जी। तो फिर आपका ये कैसे आप छात्र राजनीति की तरफ मतलब वहां से एचयू ने आपको गाइड किया? दरअसल हम एक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का संगठन, बड़ा संगठन देश में था, अभी भी है। उनके संपर्क में आने के बाद ये महसूस हुआ कि दो चीजें, एक तो कि समाज में परिवर्तन आए बगैर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आमूलचूल नहीं हो सकता, जो कि एक मांग की तरह से थी कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हो, साइंटिफिक डेमोक्रेटिक एजुकेशन हो, यूनिवर्सल शिक्षा हो जो सबको मुफ्त मिले। वो चीजें स्लोली एंड स्लोली जब हम उठाने लगे या उठने लगी खुद भी पूरे वातावरण में, तो ये फील हुआ कि समाज बदलने के साथ ये अंतरंग रूप से जुड़ी हुई है। तो उसने ये मोटिवेट किया कि सोशल चेंज भी होनी चाहिए, और सोशल चेंज का विषय विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक विषय है अपने आप में। तो वो जो स्ट्रगल्स वगैरह किए उनमें ये एक्सपोजर होते होते एक ओरिएंटेशन उस तरफ से चली गई, और स्टूडेंट यूनियंस की रिकॉग्निशन होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन हो डिसीजन मेकिंग में, ये सवाल देश भर में उस टाइम पे था होने लग गया था। और अंततः हमारी उससे पहले तो कुरुक्षेत्र में रिकॉग्नाइज्ड थी, और फिर हमारी यूनिवर्सिटी में भी ये मांग मान ली गई। और 74 में जो चुनाव हुआ, क्योंकि मैं आंदोलन को लीड कर रहा था तो अध्यक्ष भी मुझे चुन लिया विद्यार्थियों ने 74 में। उसके बाद फिर जाहिर है वो जिम्मेदारियां कंधों पे, लेकिन हम स्टडी एंड स्ट्रगल ये जो स्लोगन उस टाइम पे था पढ़ते थे, तो पढ़ाई भी उतनी ही गंभीरता से करनी पड़ती थी, और टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। आपको हैरानी होगी कि हम पेपर देने, हमारे बहुत एग्जाम होते थे, ट्राइमेस्टर सिस्टम था, तो हम पेपर देने जाते थे और कई बार पुलिस आ जाती, तो ऐसा सिस्टम करना पड़ता था कि क्लासरूम में जहाँ पेपर हो रहा है वहां तक हम बंदे दूर तक खड़े कर देते थे कि कोई जीप वगैरह, और टीचर ये कह देते थे जितना हो गया उतना रख दो पेपर और जाओ। वो नहीं चाहते थे कि हम पकड़े जाएं या कुछ ऐसा नुकसान हो, और वो ये मानते थे कि हम इंटेलिजेंट हैं। हम महावीर नरवाल जो बाद में इंतकाल हो गया,
कोविड के अंदर, नताशा के पिताजी। बहुत वो जीनियस आदमी। मेरे बहुत क्लोज थे, मतलब हॉस्टल में भी और जेल में भी। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे हमारे थ्रू आउट, जिसको 4 ग्रेड पॉइंट कहते हो, 4/4 उनकी थी। कभी बी ग्रेड नहीं आया, हमेशा ए ग्रेड, जो 80 नंबर से आता था। तो वो और मैं, हमारी दोनों की यही स्थिति रहती थी कैंपस के ऊपर। स्टूडेंट बहुत कोऑपरेट करते थे। अच्छा, उस दौरान जैसे एक मैं छूट गया कि फ्लेचर जी जब वीसी थे, क्या आपको वो आमतौर पे कैंपस में दिख जाया करते थे? वो कैंपस में सबसे पहले जो है लगभग 6 बजे मॉर्निंग में उठ के अपना जो उनका डॉगी होता था उसको भी घुमाने और खुद घूमने जाते थे। एक डंडा छोटा सा हाथ में रहता था और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, खासतौर पे जो भी निर्णय है और कार्य जो चल रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही थी, वो समय पे पूरे होने चाहिए। अब वो जो ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल आगे तैयार मिलते थे कि वीसी साहब आएंगे तो कुछ पूछेंगे तो बताएगा कौन के। और दूसरा वो ये देखते थे कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स पर विद्यार्थी होने जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया, हफ्ते में 2 दिन स्पोर्ट्स कंपलसरी कर दिए हर एक विद्यार्थी के लिए, और उसमें भी ग्रेड आना जरूरी, अनिवार्य कर दिया। तो अब 2 दिन कोई जाएगा खेलने तो जाहिर है वो फिर तीसरे चौथे दिन भी जाएगा। तो हम खेलने लग गए सबके सब, बड़ी रौनक वहाँ पे होती थी। और कोचेज वगैरह लगा दिए और उनको ये कह दिया कि भाई मोटिवेट करो। तो कई बार तो कोचेज जगाने आते थे हॉस्टल में, भाई सवेरे सवेरे भी साहब आएंगे। इस मामले में उनका जरूर ये था एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन वो। अच्छा, मेरी जिंदगी में जो पहला कॉमरेड मैंने देखा वो कॉमरेड पृथ्वी सिंह थे जी, क्योंकि उनकी जो बहन थी हमारे गांव में ब्याह रखी थी कंवारी। हाँ, तो वो अक्सर वहाँ आते थे और वो उन दिनों में थे जब आमतौर पे लोग बातें करना बंद कर देते हैं कि बुजुर्ग जब आदमी हो जाता है ना तो फिर वो फ्री सा हो जाता है। और मैं बहुत छोटा सा था, तो मुझे वो मतलब पहली बार पता लगा कि कम्युनिज्म क्या होता है। मुझे छोटी मोटी किताबें भी वो दे जाया करते थे। और उसके बाद मेरा दूसरा संपर्क हुआ कॉमरेड कृष्ण स्वरूप जी से। तीसरे मतलब आप लोग आते हैं, प्रभात सिंह जी थे उस दौर में जब हम करते थे। तो कॉमरेड पृथ्वी सिंह जी एक इलेक्शन का जिक्र करते थे, बड़ोपल इलेक्शन, और वो मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और वहां से रस्टिकेट भी उनको कर दिया गया था। तो बड़ोपल का जो चुनाव है उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि आप हिसार में ही थे उस समय। वो 72 का उपचुनाव था और हमें तो समझो 1.5-2 साल ही हुआ था यूनिवर्सिटी में गए। और जो ये मुद्दे उठते थे रोजगार वगैरह के, उस टाइम पे ना हम इस बात पे भी हड़ताल करते थे, भाई एडीओ की नौकरी निकाली जाए और उनके ग्रेड बढ़ाए जाएं। अच्छा। और कई बार अधिकारी हमें कहते थे भाई तुम तो एडीओ नहीं हो तो ग्रेड की मांग क्यों करते हो, हमें बनना तो है। तो पृथ्वी सिंह हमारा सपोर्ट करने आते थे और वो लोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में कुछ मुख्यमंत्री तत्कालीन उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी कि भाई गुंडागर्दी करते हैं विद्यार्थी, तो कन्वोकेशन में उन्होंने एमए की डिग्री फाड़ दी। वो पीएचडी में रजिस्टर्ड थे कॉमरेड पृथ्वी सिंह ने। हाँ जी, पृथ्वी सिंह। तो वो बहुत पॉपुलर हो गए थे हरियाणा भर में। तो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ भी उनका बहुत क्लोज ताल्लुक था। तो पता नहीं उनके कुछ ऐसा ध्यान में आया कि भाई राजनीति में जाना जरूरी है, और वो उपचुनाव हुआ था। एक बुजुर्ग थे मेरचंद जी नेला गांव के, वो खड़े थे, उनके खिलाफ वो खड़े हो गए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ट्रैक्टर का निशान था। और हम ब्रेकफास्ट करके ट्रक में लद के 50, 40, 60 जो है उनके कैंपेन में चले जाते। और काम ये था कि गांव में किसी में घुसे, जुलूस निकाला, आगे आगे पृथ्वी सिंह, और एक जगह पे वो गांव के इकट्ठे हो जाते, वहां वो भाषण देते थे। तो एक नारा मुझे अभी भी याद है, ये था कि पृथ्वी सिंह आया, नई रोशनी लाया। तो वो नई रोशनी जिसको कहा गया, लोगों में अपील कर गया वो नारा, वो अपील क्लिक कर गया और मोटिवेटिव बहुत था वो, मतलब दैट वे। और ये बहुत हैरानी की बात थी कि उस टाइम पर ऐसे यंग आके कोई खड़ा हो जाए, 13-14 हजार वोट पड़ जाना,
आज तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो 1500 में रह जाती है तो बात। मार्जिन भी बहुत थोड़ा ही रहा था उस समय, जीत हाँ, के नजदीक मुझे पहुंच ठीक गए से थे। ध्यान नहीं कि कितना मार्जिन रहा होगा, बट ये है कि वो एक अपनी तरह का टर्निंग पॉइंट था जहां हमने मतलब फिजिकली पार्टिसिपेट किया किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज में जो अच्छा। सीधे तौर पे पॉलिटिकल थी। मतलब फिर उसके बाद आप कई साल हिसार में ही रहे। हिसार तो फिर हम लगभग नौकरी 89 वोकरी 90 नहीं की तक ही आपने? समझो, नौकरी तो नहीं की। दरअसल उसी समय वो जब देश में इमरजेंसी लगी ना, तो हमारे यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात उससे पहले से थे। अच्छा। और इसलिए कर्मचारियों का, स्कूल अध्यापकों का, कॉलेज अध्यापकों के आंदोलन उस टाइम पर बहुत होते थे और उन पे दमन और दबाव बहुत था। एक डर का वातावरण था और विद्यार्थी भी उनके साथ ही करते थे कि खास तरह की घुटन इस रूप में थी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, ये चीज ये वो तो तब भी मुद्दे थे, आज भी है। आज और भी ज्यादा विकट रूप। तो उस टाइम पर हम उनके साथ ही आंदोलन करते थे। मतलब तो बाद में इमरजेंसी लग गई, तो अब वो कांग्रेस के विद्यार्थियों के संगठन बनाने का दबाव था प्रिंसिपल्स पे या अच्छा, कांग्रेस के संगठन खड़े जी करो। डिप्टी कमिश्नर वगैरह पे उस समय एसएफआई मजबूत थी। मतलब बन रही थी यूं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रभाव उसका था। बाकी कॉलेजों में मान्यता प्राप्त इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन बाद में अस्तित्व में आई इमरजेंसी हटने के बाद, लेकिन मैं क्योंकि प्रेसिडेंट था तो इमरजेंसी लगने के बाद नए चुनाव तो करवाने कहाँ थे उन्होंने, और वारंट कट गए, कन्वोकेशन होता तो वारंट कट गए, अंडरग्राउंड होना पड़ता था। तो एमएससी में एडमिशन ले ही चुके थे तब, तो 76 में गिरफ्तार कर लिया गया, महावीर नरवाल को भी मेरे को भी। तो जेल में रहे 1 साल, हिसार जेल में। हिसार जेल में रहे। 20-30 लोग वहाँ पे थे, उनमें से बाद में कई लोग मंत्री बने। अब बताओ मुझे थोड़ा विस्तार से। तो ओम प्रकाश चौटाला थे हमारे वार्ड में, 5 नंबर वार्ड, हिसार जेल के अंदर। अच्छा, पहली बार आपने उनको वहीं देखा होगा? हाँ, पहली बार वहीं देखा। तो देवीलाल को तो देख रखा था, वो महेंद्रगढ़ जेल में कॉमरेड पृथ्वी के साथ थे। अच्छा। खैर चौटाला साहब ओके जेल में, और सतबीर सिंह मलिक थे, अब तो वो गुजर गए, फाइनेंस मिनिस्टर बने। चोई जगन्नाथ थे, वो भी अब गुजर गए, मतलब वो मेरे रूममेट थे। चोई जंगवीर सिंह जो अब हैं एमपी बने बाद में, वो थे। पीतम्बर जैन थे बापोड़ा गांव के, जो बाद में सेशन जज बने, उनके फादर भी थे। अच्छा। और कई लोग इस तरीके के भी जेल में आए जो जल्दी या तो ट्रांसफर, बाबू मूलचंद जैन थे जो वित्त मंत्री बाद में बने, करनाल के। मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला इन बुजुर्गों से। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जेल में वो बताते थे। टाइम तो काफी वहाँ था। 3 तरह के कैदी थे, एक थे जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं जी, एक थे जो कम्युनिस्ट से जुड़े हुए थे। हाँ। एक वो थे जो बेचारे जो किसी से नहीं जुड़े हुए थे पर पॉलिटिकल लोग थे। हाँ। तो तीनों आप लोग कैसे रहते थे, किस तरह का वहाँ के जेल के मुझे थोड़े अनुभव बताओ आप। ये एक तो जो पॉलिटिकल जो थे वो 2 तरह के थे, 3 तरह के, सॉरी। एक कम्युनिस्ट और प्रो लेफ्ट सिंपैथाइजर्स आप कह सकते हो, वो थे, जिसमें जो जगन्नाथ, जंगवीर वगैरह ये थे जो पहले से किसान आंदोलन, किसान सभा वगैरह का हिस्सा रहे। अच्छा। बाकी दूसरी जेलों में थे धर्म सिंह कासनी वगैरह, हीरानंद आर्य जी भिवानी। तो खैर एक वो कैटेगरी थी जो लेफ्ट ओरिएंटेशन वाली, दूसरे वो थे जो आरएसएस ओरिएंटेशन के थे, और तीसरे वो थे जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे जिनको किसी ने पर्सनल खुंदक में मीसा में बंद करवा दिया था। उनमें भिवानी के ज्यादा थे। अच्छा, ऐसे थे। हाँ। तो ये 3 कैटेगरी के लोग थे, और तीनों में मतलब भीतर खास तरह का विमर्श और टकराव, मतलब बट क्योंकि जेल में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते हुए गए थे तो एक रिश्ता था यूनिटी एंड स्ट्रगल का।
एक बात पे ब्रॉडली यूनिटी थी भाई, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बहाली, और टकराहट विचारधारा की भी थी मतलब। तो आरएसएस के लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी यहाँ पे कम्युनिज्म लाएगी मतलब। अच्छा। हमने कहा भी कम्युनिज्म अगर ला रही है तो जेल 1-2 में साल और रह लेंगे, हमें कोई बात नहीं। हाँ। परंतु इस तरह का इंप्रेशन वो देने की कोशिश की जा रही थी मतलब। और लोकदल से संबंधित जो नॉन लेफ्ट कैटेगरी कह लो, उनमें सोशलिस्ट भी थे, दीवानी के भी थे। सोशलिस्ट पार्टी उस दौर में जॉर्ज फर्नांडिस तो क्योंकि मुख्य किरदारों में थे, उसी से तो चुनाव लड़ते थे। हाँ, जंगीर ने तो शाम से चुनाव लड़े। भलेराम थे रिवासा गांव के, मतलब वो फौज में से, वो भी सोशलिस्ट थे। ऐसे थे 10-12 सोशलिस्ट लोग भी मतलब। तो चलो वैचारिक बातचीत होती थी, लेकिन उस पे कोई झगड़ा या तुनक मिजाजी ज्यादा नहीं होती थी। बाकी तो चलो खेलते भी थे, वॉलीबॉल था वहाँ बड़ा, बल्कि वॉलीबॉल में ज्यादा झगड़ा होता था। वैचारिक वॉलीबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते मुझे चोई जंगवीर सिंह बता रहे थे कि हम चौटाला साहब को रेफरी बनाया करते थे। तो उन्होंने और भी कुछ बताया होगा। कुछ आप बताओ, कुछ रह गया तो उनका। वो रेफरी थे, और एक टीम जो थी उसमें लोकदल डोमिनेटेड थी। जो उनकी पार्टी के कह लो, उस टाइम पे उसका नाम कुछ और होता था पार्टी का, बीकेडी वगैरह, तो चरण सिंह की बनाई हुई। और उनके विपरीत वाली जो टीम थी उसमें थोड़ा प्रो लेफ्ट ज्यादा थे। मतलब मुकाबला में लेफ्ट का और लोकदल का होता था। जंगवीर थे, बलबीर सिंह ग्रेवाल उधर थे, बल्कि भलेराम थे, मैं उसमें था। तो बहुत ज्यादा वहां ना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता था, हारने जीतने के सवाल के ऊपर। तो अब वो किसी बात पे चौटाला साहब ने कोई अपना वर्डिक्ट दे दिया, उन्होंने कह दिया आउट है, और उसको चैलेंज कर दिया हमारे वालों का, नहीं आउट नहीं, आप गलत दे रहे हैं मतलब। तो उनको भी फील हुआ थोड़ा सा, और ये हमारे वाले थे बायकॉट करके मैच का। और खिलाड़ी अच्छे थे इसमें, देखो ना, जगन्नाथ एथलीट रहे हुए थे अपने समय के, और हॉकी के पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम के मेरे रूममेट। अच्छा, आपके रूममेट थे? हाँ, मैं जब गया उन्हीं को पहचानता था। अच्छा। जाते ही तो वो पूछने लगे आपको कौन सी सेल में लगाएं चारपाई। मैंने कहा वो जगन्नाथ ने मेरे को पहचान लिया, वो बोले मेरे वाली में लगा दो। तो वहाँ उनके रूममेट बन गए। तो खेलना बंद कर गए और फिर अब जिसके खेल की आदत है उसका शरीर तो मांगेगा एक्टिविटी मतलब। तो मैं बोला यार तुम्हें खेलने वेलने वाले थे तुम, उन्होंने दूसरे लोग भर लिए, उनमें कुछ आरएसएस वगैरह के थे, खेल वेल कुछ था नहीं लंबा चौड़ा, तो कहाँ चलने वाला था। मैंने कहा यार तुम जाओ, इस छोटी मोटी बातों पे प्रेस्टीज इशू नहीं बनाते। तो ये एक दिन जाके खड़े हो गए, अच्छी खासी भीड़ हो गई, कोने भीड़ने लगी। फिर वो दोबारा से मतलब अच्छे खिलाड़ी छाटे गए, पैचअप हुआ है। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि एक ग्राउंड और बनाएंगे अंदर। अच्छा। लेकिन वो वार्ड छोटा था, उसमें इतनी जगह थी नहीं कि एक ग्राउंड और बन जाता। दूसरा झगड़ा होता था वो किचन के मेस इंचार्ज बनाने के सवाल के ऊपर, वो भी फालतू का प्रेस्टिजियस इश्यू था मतलब। तो जंगवीर हमारे मेस के इंचार्ज थे। अच्छा। किसी बात पे दूसरे लोगों ने मतलब कुछ आपत्ति कर दी, तो सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया। चंद्रभान जी थे, एक्स एमएलए ओबरा गांव से, बुजुर्ग थे, आचार्य जी कहते थे। तो सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गई कि भाई जंगवीर सिंह हमें नहीं चाहिए, मैस इंचार्ज हटाओ इनको। और ये हो गया कि भाई आधे उनकी तरफ हो गए और आधे बच गए, एक की मेजॉरिटी की कमी थी। वो बोले वही आचार्य जी कि वो करवा सकते हैं और आप उनको कह दो वो ना करे। मेरे को बोले तुम्हारी मान सकते हैं वो आचार्य जी, मैं छोटा था सबसे। तो मैं बोला भाई मैं ये काम करने के लिए जाऊंगा नहीं, मतलब इस तरह की स्थिति होगी सरकार गिरने वाली है मतलब।
वास्तव में तो बड़ा तनाव पैदा हो गया। उस समय काफी प्रेशर रहा होगा, अब तो मजाक लगती हैं चीजें। अब मजाक लगती है, तब तो वो मेजर इश्यू बन गए जी वहां पे। अब मैं बोला भाई एक काम कर सकता हूँ, मैं उनको आपके पास बुला सकता हूँ। रात की बात 10 बजे मैं बोला आचार्य जी आपको एक बार बुला रहे हैं। जहांगीर के पास ले आए। उन्होंने कहा भाई देखो अब इस तरह की स्थिति है, खाम का बेइज्जती की बात है, सिग्नेचर करके आपस में फूट भी प्रशासन के पास जाएगी कि इनका लड़ाई झगड़ा है, तो आप साइन ना करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि बराबर बराबर हो गए थे। उन्होंने हाँ कर ली और सवेरे साइन कर दिए। तो जाहिर है एक की मेजॉरिटी हो गई थी। तो ये हमारे वालों ने क्या किया, एक दूसरा किचन था, उसमें कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उसमें 8 आदमी थे, वो मर्ज कर लिए अपने किचन में। तो इनकी मेजॉरिटी हो गई, बड़ी मेजॉरिटी हो गई। तो गवर्नमेंट वाज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग, मतलब सरकार गिरी नहीं, बच गई। तो फिर वो दूसरे कहने लगे भी अलग किचन चाहिए, परंतु कर करा के किसी मतलब नेताओं का कोई कसूर नहीं है, ये जो गठबंधन बनाते हैं और कहते हैं जेल में भी ट्रेनिंग मिलती है इसकी तो। हाँ मतलब वो जो बात ये है, मानसिकता जो होती है वो रिफ्लेक्ट तो होती है जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ भी होती थी। अच्छा, आप जब आपको अरेस्ट किया गया, क्या आपको संदेशा था कि आपको अरेस्ट करेंगे? नहीं, आप पे मीसा क्यों पता था। हमारे फादर को भी कर लिया, महावीर नरवाल के पिताजी को भी, मेरे पिताजी को। आपके पिताजी भी जेल में थे? जेल में नहीं थे, मतलब उनको थाने में बिठा लिया। ओके। और शाम को छोड़ देते, सवेरे बिठा लेते मतलब। अब वो कृष्ण स्वरूप के फादर थे चौधरी रण सिंह, उनको पकड़ लाए थाने में, बोले बेटे को लेके आ। बोले भाई मैं कहाँ से लेके आऊं, मेरे को खुद ही नहीं आए। तो वो बोले नहीं ऐसा है, अगर आप कल तक नहीं लाओगे तो आपको थाने में ही रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो अगले दिन सिर के ऊपर पगड़ी पर गोसा धर लिया और हाथ में हुक्का, और आके थाने में बैठ गए। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले बेटा तो पाया नहीं मनताड़े रहना पड़ेगा, ये हुक्का लिया आपने। तो हमारे फादर ऐसे ही, लेकिन हम थे अंडरग्राउंड, इधर उधर मतलब छुपते घूम रहे थे, परंतु कुछ काम यूनिवर्सिटी का करना पड़ता था। तो मैं किसी काम से, मतलब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, पुलिस वालों को पता नहीं चलता कि कौन का हॉस्टल, तो बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। तो मैं लाइब्रेरी में गया था किसी काम से और निकलने लगा, तो बाहर पुलिस वाले प्लेन क्लॉथ में खड़े थे, किसी से पता चल गया होगा, मुखबिर वगैरह हो, वो ले गए। अब मीसा में कोई वारंट उस तरह से नहीं होते थे। मीसा का डिटेंशन ऑर्डर डीएम जो है, डीसी, वो साइन कर देते थे, उसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं, जवाब ना वकील ना अपील ना दलील, और आपकी तारीखें नहीं पड़ती थी। आप वही रहेंगे और 6 महीने में एक चिट्ठी और आ जाएगी कि अगले 6 महीने तक, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इनको जेल में रखना जरूरी है। वो आ जाता था, तो वो ले गए। फिर तो जाहिर है काम तो रुक गया, एमएससी का अधूरा रह गया। बाद में इमरजेंसी हटी, रिलीज हुए, तो फिर वो एमएससी पूरी की, फिर पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो दोबारा फिर मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया 79 में। तो उसके बाद और भी आंदोलन चलते, फिर सारे कॉलेजों में यूनियनें बन गई। जेल में थे तब चोई बंसीलाल जी के बारे में क्या बातें करते थे आप लोग? किस तरह का मतलब माहौल था वहाँ, क्या सोचते थे लोग? चोई दीवानी के जो लोग थे ना, खासतौर पे नॉन पॉलिटिकल जो थे, बाकी थे पॉलिटिकल, तो उनके ओपोनेंट थे। आप तो जानते भी नहीं होगे चोई बंसीलाल को, आप मिले भी नहीं होगे ना? मिले नहीं कभी, मिले तो बहुत बाद में जाके, बाद में तो कई बार ही मिलना जुलना हुआ, और वो बड़े मतलब फ्रैंकली वो बातचीत करते थे। वो एक अलग विषय है अपने आप में, क्योंकि वो खुद दूसरी पार्टी में आ गए थे और वो सारा। लेकिन वहाँ जो लोग भिवानी के अंदर थे ना, वो इस आधार पे अंदर थे कि वो अफवाह फैला रहे थे कि तो बंसीलाल को हाउस अरेस्ट कर रखा है इंदिरा गांधी ने, इस तरह की अफवाहें जेल में चलती थी। या ही वाज डिफेंस मिनिस्टर, जेल में नहीं, हाउस अरेस्ट की अफवाहें उड़ती थी।
तो जो उड़ा रहे थे उनको पकड़ लेते थे वो उड़ीसा में वो भी, तो वो लोग ज्यादा विक्टिम थे सीधे तौर पे, जो पॉलिटिकल ना ना होते हुए होता पकड़े गए। ये चलती थी। बाकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, खैर वो तो आप पॉलिटिक्स, लोगों को कभी ऐसा भी लगा कि क्या पता इस जेल से बाहर ना निकल पाए, इस तरह का माहौल बना हुआ? ये काफी लोगों को खदशा था। मतलब हम जो पॉलिटिकल थे वो तो ये थे भाई ठीक है, जितने दिन चलेगी चलेगी, जिसने माफी मांगनी थी वो मांग के पहले ही चले गए, और जिन्होंने नहीं मांगी नहीं मांगी। आपने नहीं मांगी? ना सवाल ही नहीं। तो वो ये सोचते थे कि भाई रखेंगे कितने ही दिन, अब और क्या हो सकता है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल ये होपफुल थे, आशाजनक थे कि छूट जाएंगे। वो हमारे से पूछते भी रहते थे। अगर हम ये कह देते कुछ नहीं पता, ये अच्छा। तो अंधेरी टनल है, तो वो हमें बहुत कोसते थे। बोला अच्छा। तुम्हारे से तो पूछना ही नहीं चाहिए। अच्छा कामरेड साहब, जैसे हर आदमी एक ऑब्जर्व करता है कि ये इस तरह का इंसान होगा, तो जैसे उस समय के जो राजनीतिक बंदी थे उनमें से ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जी, उनको लेके आपने क्या ऑब्जर्वेशन रही है आपकी, किस तरह के व्यक्तित्व थे वो जेल में? मतलब जेल में ऐसे सद्भाव से ही रहते थे सबके साथ, एल्डरली रूप में उनकी, पर उनकी जो है लाइकिंग डिसलाइकिंग स्ट्रॉन्ग है। हम तो बाद में भी बहुत मिलते रहे उसके बाद। वो थी उनकी, तो कुछ खास किस्म के लोगों के लिए वो ज्यादा फेवरेबल थे, कुछों के लिए अनफेवरेबल। आप उनकी लाइकिंग में थे या डिसलाइकिंग में थे? मैं बेसिकली शाम को जब घूमना होता था, सभी घूमते थे, ऐसे बना रखा था भाई अंदर वार्ड के 100 चक्कर काटेंगे, तो मुझे उन्हीं के साथ घूमना होता था, छोटा होने की वजह से। दूसरे साथी दूसरा वो तेज नहीं चल पाता, उसी वजह से, क्योंकि दिक्कत थी चलने में, तो उनके साथ ही घूमता था। मतलब ये भी पूछते कितने चक्कर हो गए, गिनती करनी पड़ती। तो अच्छा संबंध था एल्डरली रूप में, और वो शागिर्द की तरह से बहुत लगाव क्या सीखा आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला? एक तो उनके घर में ना बड़ी रिच लाइब्रेरी थी, मेरा बाद में पता चला। चौटाला साहब घर में? जी। अच्छा। उनके वहां से किताबें आ जाती थी, और उसमें प्रोग्रेसिव लिटरेचर भी था। वो आपको देते थे पढ़ने के लिए? यशपाल की, प्रेमचंद की खुद भी पढ़ते थे, लेकिन वो मैं उनसे मांग करता था मंगा दो, मतलब, तो उनके घर वाले दे जाते थे, पढ़ता था प्रोग्रेसिव लिटरेचर। ये नई बात है मेरे लिए भी। जी वो उनकी लाइब्रेरी में था। तो देवीलाल क्योंकि मुजारों की लहर और उन लड़ाइयों में भी वो लड़े थे, फ्रीडम फाइटर तो थे ही, तो जाहिर है उनका जरूर लिटरेचर से ताल्लुक रहा होगा। या हो सकता है जैसे प्रताप सिंह थे, उनके बेटे, वो एनलाइटेंड थे, पढ़े लिखे, उनसे भी बाद में ताल्लुक हुआ। उनका तो अभी शादी का कार्ड भी वायरल हो रहा था, जिसमें BA LLB लिखा हुआ है। अच्छा ओके हाँ। नहीं, वो आते थे यहाँ DR चौधरी एक तो ये हो गया कि उनके घर में लाइब्रेरी थी, DR चौधरी के पास आते थे प्रताप सिंह जी, वो काफी घूमते थे जी, और बस में ही आते थे। उनसे लोग इसलिए भी मिलते थे कि वो चौटाला साहब के उल्टे सीधे किस्से सुनाया करते थे, है ना? वो उनके धुर विरोधी थे, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। मैं भी उनसे एक बार मिला था। अच्छा। आप चौटाला साहब को ओवरऑल एक अच्छा इंसान समझते हैं आपकी नजर में, जो आपने देखा? देखो, बात ये है कि पॉलिटिकल चीजें अलग होती हैं, और मतलब निजी तौर पे कम से कम हमारे साथ पर्सनली उन्होंने कभी कोई खुंदक का या इस तरीके का व्यवहार कभी नहीं किया। पॉलिटिकली ठीक है, चौधरी देवीलाल भी बीजेपी को मतलब अलायंस करने में, यूं ही कहो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बीजेपी को हरियाणा में बोने वाले वही हैं। हाँ, और बाद में फिर वो यूं भी कहते थे चौधरी देवीलाल कि अब बीजेपी ना कोतरी है, जिस रुख पर बैठ जाएगी उन्हें सुखा देगी। ये भी बोलते थे। तो बिटर एक्सपीरियंस उनका भी हुआ, चौधरी बंसीलाल का भी हुआ, क्योंकि बंसीलाल की सरकार भी इन्होंने गिराई थी बाद में।
ये एक अलग चीज है कि भाई वो अच्छा, तब जब आप फिर जेल से बाहर आ गए, उसके बाद फिर आप इन्हीं एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हो? आते ही हो गए निश्चित रूप से, मतलब। अच्छा, उसमें जो जेल में मोस्टली लोग रहे थे, वो जब चुनाव हुए उसके बाद सारे एमएलए बन गए वो मोस्टली लोग। हाँ, आपको मतलब कई इस तरह का बने। नहीं ऑफर मिला हाँ, चुनाव लड़ने बढ़ने का? नहीं, हम क्योंकि सीपीआईएम से जुड़ चुके थे तो उस टाइम पे तो इसलिए लड़ना कोई बुद्धिमता नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस को डिफीट करना एक प्राथमिकता बन गई थी इमरजेंसी से लड़ने के लिए और लोकतंत्र की बहाली के लिए। तो सभी मिलके उनको डिफीट करने में लगे हुए थे। बाद में चुनाव लड़ाए बहुत। मैं सेक्रेटरी भी पार्टी का 20-22 साल तक रहा, सेंट्रल कमेटी में भी रहा। बहुत सारे, मतलब जिला परिषद से लेके मेंबर पार्लियामेंट तक कितने ही चुनाव में हिस्सा लिया और सैकड़ों गांव देखे होंगे, मतलब 7,000 गांव हरियाणा में हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग 2-1 हजार गांव तो देख ही लिया। हमारे भी जाए, मेरे गांव भी गए हो? आपके गांव कई बार गए। पहले भी पक्के खाड़ों के आंदोलन में कॉमरेड पृथ्वी सिंह जब सक्रिय थे तो आपके वहाँ एक वो अतर सिंह क्रांतिकारी होते थे। जी जी। तो तब भी जाते थे। हमारे गांव के भी कुछ लोग जेल में बंद थे इमरजेंसी में। वो शायद ना 751 में थे। हाँ, कॉमरेड धर्मवीर थे। हाँ, वो 751 में थे। मास्टर नंदलाल जी थे हमेशा। और उस टाइम पे 751 भी बहुत गंभीर धारा थी, जमानते नहीं। हमारे गांव में तो एसयूसीआई का भी प्रभाव था, मालूम है। धर्मवीर जी तो थे। धर्मवीर जी बाद और में वो मास्टर किसान नंदलाल सभा जी में आ गए एसयूसीआई में रहे। और फिर कोविड में वो गुजर गए। हम लोग भी एसयूसीआई की क्लासे कभी-कभी लगाया करते थे उस दौर में। तो फिर आप उसके बाद जगमती जी कब मिले आपको? ये मिले तो क्या, ये स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ती थी वही एचयू में? हाँ, ओके। स्पोर्ट्स कॉलेज था ना हमारे यहाँ। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को लेके हम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी बहुत मांग उठाते थे और जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको फैसिलिटेट करने में, उनके एग्जाम एडजस्ट करवाना, उनको कोई दूसरे क्लियरेंस दिलवाने के लेवल के ऊपर, उनकी समस्याओं को हल करने के स्तर पे, चाहे वो मेस की थी चाहे खेलने की थी, वो हम उठाते रहते थे। तो ये भी वॉलीबॉल की मतलब खिलाड़ी थी। तो इन्होंने वो वहाँ से बीएसएच करके स्पोर्ट्स वाली डिग्री और फिर वो एमएससी रूरल सोशियोलॉजी में एडमिशन हो गया था। तो कार्यक्रमों में जो छात्र आंदोलन होते थे, हमारे यहाँ लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती थी। वो शुरू का दौर था, अब तो करती ही है। पहले कम। उस टाइम पर वो पहला मौका था जब उनके बड़े जत्थों के रूप में 100 150 जुलूसों में आ जाती थी कैंपस के ऊपर। और 20-30 ऐसी भी थी जो कैंपस से बाहर जाके भी मतलब पार्टिसिपेट करती थी। तो उसी दौरान हमारी पहचान हुई। मतलब हमारे कैंपस पे ना सब लोग सबको जानते थे। एक तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ना जानता है। हाँ हाँ, तो जानना सभी का मतलब परिचय उस तरीके से था। तो उसी दौरान हमारी इंटीमेसी डेवलप हुई। और फिर 82 में जब एशियाड खेलने के लिए ये गए थे, वो दिल्ली में ही हुए थे। जगमती जी? हाँ हाँ, एशियाड होने के बाद हमारी मैरिज हुई। अच्छा, दिसंबर महीने में ही हुई। घर वालों की सहमति से? हाँ हाँ, घर वालों की सहमति से हुई, बट बहुत सादगी के साथ शादी हुई थी। 10-15 लोग ही। ये भी कम्युनिज्म से जुड़ गए थे? इनकी प्रोग्रेसिव ओरिएंटेशन थी, मतलब क्योंकि इनका परिवार आर्य समाज होने की वजह से मतलब महिला शिक्षा को लेकर। रहने वाले? ये बुटाना गांव, अच्छा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। तो इनके भाइयों ने बहुत प्रमोट किया खेल में जाने के लिए भी। उस दौर में कम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया? जी पार्टिसिपेट किया। और क्या गेम था इनका? वॉलीबॉल। 4 बार रिप्रेजेंट किया इंडिया को। अच्छा। हाँ, ये सियोल से मेडल भी लेके आए। बाद में जॉब वॉब करके घर तो इन्होंने ही संभाला, आपने तो कुछ कमाया नहीं जिंदगी में? नहीं, कमाना तो कहाँ था, मतलब उन्हीं के रोजगार की वजह से हमारा चला। अभी भी उनकी पेंशन से ही चलता है। मतलब आपने तो कुछ नौकरी तो की नहीं? ना
मतलब पढ़ते हुए स्कॉलरशिप जरूर था, हाँ। लेकिन नौकरी कभी नहीं की, सोची भी नहीं। शुरू में सोचते थे, बाद में पता क्या है कि कई बार ना मंजिल जो होती है जी। वो एक रास्ता हमवार कर देती है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए। तो उसमें ये लगने लग जाता है कि जीवन को इस तरीके से जीना ज्यादा प्रासंगिक है, और हम कोई पॉलिटिक्स को उस तरह नहीं पेशेवर के रूप में जैसे लोग देखते हैं परंपरागत राजनीति में, हम उसको एक समाज परिवर्तन का माध्यम मानते हैं। और हम ये समझते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन हो नहीं सकता जब तक सामाजिक परिवर्तन के साथ नहीं जुड़ेगा वो। और हमारे जैसे इस प्रांत में जो विद्वान लोग ये मानते हैं कि हम चाहे कृषि वगैरह की दृष्टि से विकसित भी हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत हम पिछड़े हुए हैं, पंजाब के मुकाबले भी निश्चित तौर पर। तो वो सामाजिक, जिसको समाज सुधार के आंदोलन कहते हैं, वो कमजोर रहे हमारे। आर्य समाज का भी आगमन तब हुआ जब उनकी ज्यादातर ऊर्जा मुक चुकी थी, जो सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं जिसको, पार्टीशन के बाद। तो वो पीछे हम रह गए साउथ के मुकाबले या पंजाब के मुकाबले। तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको छोड़ के छलांग नहीं मार सकते। अगर वो ड्यू है हमारा समाज सुधार का आंदोलन, तो वो जरूर करना पड़ेगा। तो हम उस तरीके से सांस्कृतिक। अच्छा कामरेड साहब, मैं आपको, अभी आप उम्र के उस कम से कम उस पड़ाव पे तो हो ही जब आप मतलब चीज़ों को दूर रख के उस संभाव से रख सकते हो। जैसे जितने कॉमरेड मुझे मिले हैं, आप सब लोग अच्छे लोग हो, बहुत अच्छी आप लोगों की नीतियाँ हैं, बहुत अच्छी बातें आप करते हो। लेकिन ऐसी क्या वजह रही है कि जो कम्युनिज्म है वो बहुत सिकुड़ गया है देश से, एक तरीके से खत्म इसको कह सकते हैं कि खत्म हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप लोग, इतना अच्छे विजन था, इतने अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं, आम आदमी की अगर कोई सी गरीब की आंखों में आंसू देख के किसी का हृदय में कोई पीड़ा उभरती है तो वो कॉमरेड होता है, फिर भी आप लोग बिल्कुल हाशिए पे जाते रहे और जाते ही जा रहे हो, ऐसी क्या वजह है? अब मैं वामपंथी आंदोलन जो है ना, लोगों ने क्यों स्वीकार नहीं किया? जिसमें विचारधारा भी सम्मिलित है, ये मान के चलो, वो कोई इतना गुडी गुडी खेल तो है नहीं, वो टफ वर्ग संघर्ष है। और जिनके खिलाफ वर्ग संघर्ष है, शासक वर्गों के खिलाफ, वो भी खाली थोड़ी ना बैठे हैं, उनका भी वैचारिक हमला बहुत तेज है। तो वो हमला, जो प्रतिक्रियावाद कह लो उसको, या पीछे धकेलने वाला कह लो, समाज को आगे ना बढ़ने देना, उसमें रूढ़िवाद भी है, परंपरा भी है, अंधविश्वास भी है, जात पात भी है, धार्मिक कट्टरता भी है। तो वो उनके जो साधन हैं प्रचार के, और वैसे तो साधन संपन्न है ही वो उस दृष्टि से, क्योंकि जितना भी देश की संपत्ति है, मतलब वो उन्हीं के कब्जे में तो है। चाहे वो बड़े बड़े राजे रजवाड़े लैंडलॉर्ड्स हुए, या वो बड़े बड़े पूंजीपति हुए, अब तो कॉर्पोरेट सेक्टर का रूप ले गए वो। तो मतलब उनसे जब मुकाबला है तो आप कई बार एक कदम आगे बढ़ोगे तो वो 2 कदम पीछे भी धकेलेंगे आपको। इसलिए उनके तो विचारधारा के कारखाने हैं जो, जैसे विचारधारा के अगर कारखानों की बात की जाए तो कम्युनिज्म से बड़ा तो कारखाना किसी का नहीं था भारत में विचारधारा का। अब आप लोग पश्चिम बंगाल से गए, त्रिपुरा से गए, एक केरला में मेरे ख्याल से आप बचे हुए कम्युनिज्म ले दे के, और बीजेपी वाले ये जो आरएसएस है ये बिल्कुल था ही नहीं। लेकिन मुझे आज भी याद है जब हम कॉलेज में 1-2 बार एसएफआई की मीटिंगों में गए तो एसएफआई के जो नेता थे वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, वो वैचारिक रूप से मजबूत हो रही है। और हम बैठे बैठे हंसा करते थे क्योंकि नाम ही भाजपा का पहली बार सुन रहे थे। हम सोचा करते ये कम्युनिस्ट डरे हुए क्यों है भाजपा से, भाजपा का तो कोई फंड ही नहीं है, इनके तो कोई है ही नहीं। अब जाके पता चला कि उनका जो डर था वो 20-25 साल बाद बाहर आया है। अब जाके बीजेपी ने आप लोगों को बिल्कुल ही कम्युनिज्म को नहीं, देखिए गए कहीं से नहीं है, न बंगाल से गए न त्रिपुरा से गए, चुनाव हार गए, दमन का मुकाबला किया, बहुत सैकड़ों हजारों हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए। ये वो तो बीजेपी वाले भी करते हैं। नहीं,
कहने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो अब जब हम ये कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है क्योंकि देश की एकता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि ये सांप्रदायिकता इनका हथियार है, तब लोग ये कहते थे तुम इनको आने क्यों नहीं दे रहे, एक बार एक्सपोज हो जाएंगे, तुम्हारी वजह से ये प्रिवेंट हो जाते हैं। क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन में किसी के भी साथ चले जाते थे, कि वो वीपी सिंह हुए, देवगौड़ा जी हुए, या मतलब वो क्या कहते हैं बाद में कांग्रेस के साथ भी समर्थन किया बाहर से रह के कम्युनिस्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो हमें हमारा जो काम है ना वो विचार एक तरह से जो पानी का बहाव है ना उसके विपरीत तैरना पड़ता है, और उनको उसके अनुकूल तैरना पड़ता है, तो वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमारी लड़ाई ये टफ हुई है, ये वास्तव में केवल लेफ्ट पार्टीज की या कम्युनिस्ट पार्टीज की ही टफ नहीं हुई है, इन चुनौतियों में जो वर्ग है ना, वर्ग सबकी हो रही है, वो अफेक्ट हुए। आप डिस्पैरिटी देख लो, विषमताएं, आर्थिक विषमताएं इतनी जाहिल किस्म की है आज हिंदुस्तान में। हमारा देश दुनिया में टॉप के ऊपर है विषमताओं में, मतलब गरीब और अमीर के फासले को अगर देखा जाए। और अब क्योंकि वो यूएसएसआर टूटने के बाद सीधी चुनौती कुछ रही नहीं साम्राज्यवाद को, तो वो अमेरिका और विकसित पूंजीवाद भी नंगे रूप में सामने आ गया। अब वो कोई बहाना भी नहीं बनाते लोकतंत्र का, पहले कम से कम एक पर्दा रखते थे डेमोक्रेसी का, अब वो रखना जरूरी नहीं समझते। खैर चीन भी नहीं रखता जी, किसी देश को उनको रौंदना है तो वो रौंदते। चीन भी काफी बदल गया है, परिस्थितियों ने चीन को भी एक अपना लगा लो के, तो वहाँ भी डेमोक्रेसी मतलब नहीं, उन्होंने अपने अनुकूल उसको बनाना पड़ा। ये बदली हुई परिस्थितियां हैं, मतलब निश्चित तौर पर। तो जो नव अच्छा, हरियाणा में क्या कुछ लोग रहे हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं और चुनाव जीते हैं? नहीं, चुनाव जीतने का तो प्रताप सिंह दोलता जी थे, वो तो सबसे पहले एमपी बन गए थे। उस टाइम पे यूनाइटेड पार्टी थी, और ये उनके जीतने का कारण ये नहीं था कि कम्युनिस्ट आंदोलन मजबूत था तब। उनके जीतने का कारण ये था कि इन इलाकों में तो छोटूराम का इंतकाल होने के बाद 45 में वो नहीं रहे, उसके बाद एक जगह खाली बन गई, क्योंकि लोग कांग्रेस को जो है वो सूदखोरों की पार्टी मानते थे। उसके अपने कारण है कि असेंबली में जब वो कर्जा मुक्ति के कानून लेके आए तो कांग्रेस ने उन कानूनों का विरोध किया, वो बैकग्राउंड था। तो वो वैक्यूम जो पैदा हुआ उसको भरने के लिए वो कम्युनिस्ट पार्टी का एमपी जीत गया, एक दो एमएलए भी जीते थे उस समय पे। लेकिन लोग तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं, निर्भर इस पे करता है कि कुल मिला के किस प्रकार के समीकरण बनते हैं। मतलब यानी आज के दौर में हम ये समझते हैं कि तमाम दृष्टि से, यानी आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों के सद्भाव की दृष्टि से बीजेपी जैसी पार्टी को हराना वो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता बनती है। ये इंडिया गठबंधन तो कर ही रहा है भी तो सारा। हाँ, मतलब चलो जो भी परिस्थितियां उन्होंने और कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो खत्म हो जाओ या एक विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मोदी जी से लड़ना है तो क्या करोगे? हाँ, मतलब वो एक बड़ी ताकत है जो नीचे से धर्म का इस्तेमाल राजनीति के अंदर करती है, जो घातक चीज है, जो होना नहीं चाहिए। स्टेट एंड रिलीजन आर टू सेपरेट थिंग्स। कमेंट साहब, अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा होता है सबका ना, जैसे आपका भी अपना एक तजुर्बा है इतने 50-60 सालों का जो आपने देखा है। इस तजुर्बे के हिसाब से आप भारत का भविष्य क्या देखते हो? देखो, मुझे ये लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर कि जो मेहनत कश जनता है, टॉयलिंग मासेस जिसको हम कहते हैं, मजदूर है, किसान है, मुलाजिम है, या सामाजिक रूप से जो वंचित तबके हैं, दलित हैं, महिलाएं, मतलब उनमें पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अवेयरनेस आ रही है।
और उस अवेयरनेस को, उस चेतना और जागरूकता को रोकने के लिए उन्होंने भी पूरी ताकत लगाती है उनको पीछे धकेलने के लिए। वो जिसको पहचान की राजनीति कहते हैं, वो हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हर जाति को उसकी अपनी राजनीति में सिकोड़ दिया जाए। मतलब ये दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई है। तो जो आर्थिक प्रश्न है या रोजी रोटी के आजीविका के सवाल हैं, उनको अब जो है सामाजिक सवालों के साथ जोड़ते हुए ये सांप्रदायिकता के खिलाफ एक संघर्ष ये उभर रहा है पहले से कहीं ज्यादा। और जो हाल में ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ 13 महीने का, उसने तो बहुत ही ज्यादा हमें आत्मविश्वास दिया। और बॉर्डर के ऊपर बैठकर अपनी आंखों से देखते हुए और कानों से सुनते हुए साधारण से साधारण महिला और किसान वो ये कहते थे कारपोरेट की सरकार है। जो हम कितने ही भाषण देते हुए वो 10 शब्द साल नहीं में समझा पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल एक ही मोर्चे पे झुके हैं और वो मोर्चा किसानों का था। नहीं तो वो उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज हैं वो निर्दयतापूर्वक लागू की और किसी के सामने झुके नहीं है मोदी जी। परंतु लेकिन जो किसानों ने जो झुकाया ना, उसके पीछे भी मतलब मजदूर वर्ग की और देश की ताकत भी थी। बड़ी भारी हमदर्दी थी चारों तरफ से। मतलब भारत बंद कम से कम उत्तर भारत में इधर कह सकते हो, इवन साउथ में हड़तालें जो हुई मजदूरों की तरफ से, ट्रेड यूनियनों ने जो सपोर्ट किया, भारत बंद किए 2 बार, वो समर्थन भी उसके साथ जुड़ा हुआ था और उसकी अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। मुझे कॉमरेडों की सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है? आप लोग खराब से खराब स्थिति में भी हौसला नहीं तोड़ते ना, बनाए रखते हो खुद का। नहीं, हम देखिए, क्योंकि अंतर विरोधों को समझते हैं। जो सामाजिक और आर्थिक अंतर विरोध है वो एक विज्ञान का नियम है। उसके अंदर 2 चीज होती है। एक चीज होती है जो उभरने वाली है और एक चीज है जिसका टाइम गुजर चुका। तो हम ये मानते हैं कि किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता और उनकी विचारधारा उभरती हुई विचारधारा है जिसका भविष्य है। और अब जो डोमिनेट करते हैं वो गुजरी हुई ताकत है, उसको जाना पड़ेगा। कीमत कितनी वो लेते हैं वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन उस राजनीति के दिन लद चुके हैं। मतलब अंततः ये बनती है बात। तो वो जो वैज्ञानिक विश्लेषण है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। और इसीलिए कहते हैं कि एक जो विचार है वो जब मानव के मस्तिष्क में चला जाता है तो एक भौतिक ताकत बन जाता है। ये बात है। तो ये वो विचार है विज्ञान का, भौतिक ताकत बनने का इंतजार होता है। हाँ, तो हम मतलब वस्तुगत परिस्थितियों का विश्लेषण इस आधार पे करते हैं और वही ताकत है। वरना तो आप देखिए कि विपरीत किस्म की परिस्थितियां तो सामने होती ही हैं। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि आज, अब एक बात बताइए, वॉशिंगटन में आज तक की सबसे बड़े प्रदर्शन अब फिलिस्तीन के पक्ष में हुए एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वॉशिंगटन। और लंदन में, फ्रांस में, दुनिया के सैकड़ों मुल्कों के अंदर अब आने, और जबकि आप देखेंगे कि उनकी सरकारें इजराइल की तरफ खड़ी हैं और वहां की जनता उधर खड़ी है। ये कंट्राडिक्शन है। वो जब कंट्राडिक्शन रूपांतरित होगा, तो रूस में भी यूक्रेन के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, निश्चित तौर पर हुए होंगे। देखिए, युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं होती। किसी भी मुल्क के लोग युद्ध के विरोध होने चाहिए। तो अगर वो अपनी सरकार को कुछ उनको लग रहा है तो वो एक उनका अपना एक विषय है। मतलब परंतु मैं इस आधार के ऊपर कह रहा हूं कि ये जो कंट्रडिक्शन है जनता का और सरकारों का, ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक रूपांतरण भी होगा इसका। आप ये कहना चाह रहे हो कि एक दिन ये लोग भी जाएंगे नेचुरली। वो आप ये देखिए कि वो आर्थिक संकट को हल नहीं कर पा रहे। रूस के विघटन के बाद इनको तो खुला मैदान मिल गया था लूटने का, और आज इसके बावजूद भी वो विश्व पूंजीवाद का आर्थिक संकट है उसको हल नहीं कर पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लगा लो, हड़तालें कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं आज, ट्रांसपोर्ट की, कर्मचारियों की, इन मुल्कों में जो विकसित मुल्क है। और फिर वो क्या करते हैं कि लोगों के ही खजाने से पैसा कारपोरेट के हाथों, हमारे यहाँ देख लो, हम ये कहते थे 16 लाख करोड़ माफ कर दिए कॉरपोरेट सेक्टर के इस सरकार ने पिछले 10 साल में। अभी किसी ने आरटीआई से पता लगाया 25 लाख करोड़ कर रखे। जस्ट इमेजिन। ये तो जीरो गिनने में भी नहीं आते, जीरो भी गिनने में नहीं आते। और अब पूरे किसानी का अगर कर्जा जोड़ेंगे तो 14-15 लाख करोड़ है कुल।
और वो 25 लाख करोड़ तो माफ कर चुके। तो ये एक परिस्थिति ऐसी है जिसके खिलाफ निश्चित तौर पर लोगों को हमारे यहाँ भी एक वैकल्पिक राजनीति और वैकल्पिक आंदोलनों की जरूरत पड़ेगी। और वो हम तो अभी कल भी करके आए हैं मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चे करते रहिए सर, जुड़ेंगे, जुटे रहिए, उसमें लगे लोग रहिए। ज्यादा। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी से बातचीत थी और काफी दिनों से प्रस्तावित बातचीत थी, आज हो पाई है। आप कॉमरेड साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपने जो सवाल किए हैं जी, उनसे मुझे भी पीछे झांकने का मौका मिला और भविष्य में भी झांकने का मौका मिला। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद कॉमरेड।